तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एग्ज़ाम में ये कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो आपको एक ही लाइन में याद रखना है कि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। मतलब ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आपका जीवन था, रहन सहन था, या फिर उनके जो घरें होती थी या उनकी जो सड़कें होती थी, ये वर्तमान नगरीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है। कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नगर विभाजन के बारे में कि सिंधु वासियों का जो आपका नगर होता था वो मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता था। कैसे दो भागों में बटा होता था, आप अपने स्क्रीन पे जो है देखते जाएंगे। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप स्क्रीन पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ। नगर विभाजन में आपको याद रखना है कि एक ऊंचाई पे जो है कुछ मकान होते थे और थोड़े से निचले स्तर पे मकान होते थे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊंचाई पर स्थित घर होते थे और कुछ जो घर होते थे वो नीचे स्थित होते थे। ठीक है, तो ऊंचाई पर जो आपके घर होते थे या ऊंचाई वाला जो आपका स्थान था, इसको दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और नीचे वाला जो आपका स्थान होता था, इसको नगर कहा जाता था। ऊपर क्या होता था? दुर्ग, और नीचे क्या होता था? आपका नगर। तो ऊपर वाला जो आपका हिस्सा होता था या जो दुर्ग वाला आपका हिस्सा होता था, यहाँ पे शासक वर्ग निवास करते थे। ठीक है, शासक वर्ग मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो प्रशासन से संबंधित थे, जो उच्च पदों पे होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो ऊंचाई पर दुर्ग में निवास करते थे। और नीचे जो स्थान होता था जिसको नगर कहते थे, यहाँ पे सामान्य लोग, ठीक है, सामान्य लोगों का आपका ये जगह होता था, सामान्य लोग निवास करते थे, व्यापारी वर्ग निवास करता था, कृषक वर्ग जो होता था वो नीचे निवास करता था। और अगर हम देखें तो ये नीचे वाला जो स्थान है या नगर जो है वो दुर्ग की अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा होता था। जाहिर सी बात है, सामान्य लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी तो जो नगर होता था वो अपेक्षाकृत क्या होता था? बड़ा। तो ये आप समझ गए, ऊपर क्या रहते थे? शासक वर्ग के लोग, वो स्थान का रहता था दुर्ग, और नीचे कौन रहते थे? आपके सामान्य लोग रहते थे, वो क्षेत्र नगर का रहता था, जो कि अपेक्षाकृत क्या होता था? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता था। ठीक है, अब इसको देखने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख चीज़ देखते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें आपको वर्तमान की याद दिलाएंगी। क्यों वर्तमान की याद दिलाएंगी? क्योंकि यहाँ की जो सड़कें होती थी वो कुछ इस प्रकार से होती थी, चौक चौराहे होते थे, या ये बोल सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सड़क निर्माण की यह प्रणाली जो है वो ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहलाती है। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सड़क निर्माण के लिए कौन सी प्रणाली विकसित थी वहाँ पे? ऑक्सफोर्ड प्रणाली, या समकोण पे काटती हुई जो है आपकी सड़कें होती थी। साथ ही साथ आप और भी ध्यान रख सकते हैं इसी के साथ कि सड़कों के किनारे किनारे जो होती थी वो नालियाँ होती थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जल निकास की भी व्यवस्था होती थी। और ये जो नालियाँ हैं इनकी खासियत ये है कि ये नालियाँ ढकी हुई होती थी, या तो ईंटों के माध्यम से ढकी हुई होती थी या तो पत्थरों के माध्यम से ढकी हुई होती थी। आई बात समझ में? ठीक है, तो समकोण पे काटती हुई सड़कें होती थी, ऑक्सफोर्ड प्रणाली जिसको कहा जाता है। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियाँ होती थी। अब अपन आ जाते हैं मकान पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान कैसा था। तो मान लीजिए मैं इसको फिर से एक समकोण पे काटता हुआ सड़क जो है आपके सामने निर्मित कर देता हूँ। तो सड़क के लिए यहाँ पे मैं डैश डैश देता हूँ, हालांकि उस समय ऐसा था या नहीं था। ठीक है, नहीं रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब अपन बात करते हैं जैसे कि ये आपका घर है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर होता था वो पक्के मकान होते थे। ठीक है, हर चीज़ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जो आपका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और जो घरें होती थीं, ये घरों में जो खिड़कियाँ होते थे या घरों में जो आपके दरवाजे होते थे, ये सड़क की ओर ना खुल करके सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे वर्तमान में हमारे जो घर बनते हैं आमतौर पे, उसमें जो खिड़कियां या दरवाजे होती हैं वो आमतौर पे सड़क की ओर जो है वो खुलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे, दरवाजे खिड़कियां सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। इसका एक अपवाद याद रखना, लोथल। याद आया लोथल? जो पिछले 2 वीडियो देखे हैं, जो क्लासेस देखे हुए हैं, उनको लोथल पता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल एक बंदरगाह शहर था। तो लोथल एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे खिड़कियाँ और दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी नगर मिले हैं उनके जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो सड़क से पीछे की ओर खुलते थे।
साथ ही साथ मैंने कहा कि ये मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अधिकांश जो नगर हैं वहाँ का जो मकान है वो पक्की ईंटों से बना है। लेकिन इसका भी अपवाद है, खास करके अपवाद जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक अपवाद शहर के रूप में आपको कालीबंगा याद रखना है। याद आया? कालीबंगा, जिन्होंने पिछला क्लास अटेंड किया होगा, कालीबंगा कहाँ है अपना? राजस्थान में है। और एक अपने को याद रखना है रंगपुर। कालीबंगा और रंगपुर दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं घरों के निर्माण के, वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। घरों की उस समय प्रमुख खासियत ये होती थी कि ये वर्तमान घरों के समान इसमें आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नान घर होता था, मतलब बाथरूम भी होता था। अधिकांश घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और जो ईंट होते थे, खास करके पकी हुई जो ईंटें होती थी, ये 4:2:1 के अनुपात में बनी होती थी। मतलब इसमें जो 4 है, 4 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है और 1 इसकी मोटाई है। ठीक है, तो 4 इंच आपका लंबा, 2 इंच चौड़ा और 1 इंच क्या होता था? मोटा। अधिकांशतः यही मिलता, हालांकि कई प्रकार की जो है ईंटें मिलती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो ईंटें होती थी ये वर्तमान के जैसे क्या होती थी? आयताकार। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ आप याद रखोगे, जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, कि चन्हू-दड़ो एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी जगह से वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं, तो उस जगह का नाम क्या याद रखोगे? चन्हू-दड़ो। याद आया चन्हू-दड़ो? चन्हू-दड़ो कहाँ है अपना? पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये जो पूरे के पूरे नगर होते थे, ये नगर के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। सुरक्षा के लिए परकोटे प्राचीर बनाए जाते थे ताकि चोरों से, लुटेरों से, पशु चुराने वालों से, जिसको पशु दस्यु भी कहते थे, उनसे सुरक्षा हो सके।